आज हमारा डिस्कशन दरअसल फिर से एक चर्चित मुद्दे को लेकर है, जो है G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। आज के इस डिस्कशन में हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखें इसे तो ये हमारा सीक्वेंस होगा, जिसमें पहला मुद्दा है कि G7 क्या है, इसको हम शॉर्ट में देखेंगे, इसके इतिहास की भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि G7 चर्चा में क्यों है, किन कारणों से ये चर्चा में आया है। तीसरा पॉइंट जो हम लेंगे वो है भारत को अमेरिका ने आमंत्रित किया है इसकी मेंबरशिप या इसकी मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए, इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भारत को आमंत्रित क्यों किया गया। और चौथा और अंतिम मुद्दा हम लेंगे कि भारत का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लाभ इसकी हानि इत्यादि क्या होंगे। तो आज का डिस्कशन दरअसल एक ऐसे टॉपिक पर है जो आपने खबरों में देखा होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि G7 क्या है, आमंत्रण भारत को क्यों मिला होगा, किन और देशों को आमंत्रण दिया गया होगा, उनके पीछे यूएस के क्या मकसद रहे होंगे और उन देशों का रेस्पॉन्स क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन अबाउट द G7। और हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट से कि व्हाट इज़ G7 ऑल अबाउट। इसमें दो पहलू हैं, एक तो फैक्चुअल पहलू है कि इसके देश कौन से हैं इत्यादि, दूसरा है ये किन कारणों से अस्तित्व में आया, किन फैक्टर्स ने इसको खड़ा किया, पहले उसकी बात करते हैं। अगर आप देखें ब्लैक बोर्ड पर तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 7 ऐसे देश हैं जो इंडस्ट्रियल रूप से काफ़ी अग्रणी हैं, काफ़ी आगे हैं। तो G7 इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ जो 1975 में एग्जिस्टेंस में आया। हर संगठन के अस्तित्व में आने के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। 1975 के समय कुछ ऐसा हुआ होगा जिन कारणों से देश जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस ने एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसको G7 कहा गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो दरअसल उस समय की अगर बात देखिए आप, 1973 में देयर वाज अ ऑयल क्राइसिस, जब ओपेक नेशंस ने ऑयल के उत्पादन को धीमा किया था, जिससे ऑयल की प्राइसेस 400% तक बढ़ गई थी। ये बात है 1973 की। और जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता उन देशों को जो इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, और वो देश ये सारे हैं। इन देशों को लगा कि हमें मिलकर कुछ गुट बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए ताकि हम सभी अपने हितों को सुरक्षित कर सकें। उस ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए, मिलकर तरक्की करने के लिए, आर्थिक प्रगति करने के लिए 1975 में इन विश्व के सबसे अग्रणी देशों ने G7 का निर्माण किया। 1997 में रूस ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसके बाद से ये G7 दरअसल G8 के रूप में जाना जाने लगा। रूस ने एंट्री की 97 में, बट इसकी एंट्री बहुत लंबी चली नहीं। दरअसल वर्ष 2014 में रूस को G8 से सस्पेंड कर दिया गया और ये फिर से G7 हो गया। रूस को दरअसल यूक्रेन के मसले को लेकर, क्राइमिया के मसले को लेकर सस्पेंड किया गया, क्योंकि रूस ने क्राइमिया पर एक तरफा अतिक्रमण किया, उसको अपनी ओर मिला लिया। और ये अलग कहानी है जो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए रूस के यूक्रेन और क्राइमिया के इशू को लेकर G8 कंट्रीज़ ने या इन कंट्रीज़ ने रूस को सस्पेंड किया 2014 में, जिसके बाद फिर से ये G7 के रूप में जाना जाने लगा। तो इसका जो इतिहास है वो दरअसल 1973 में ऑयल क्राइसिस से इसकी उत्पत्ति की नींव रखी जाती है। 1975 में ये ग्रुप बनता है
97 में रूस ज्वाइन करता है और 2014 में रूस के छोड़ देने से फिर से G7 के रूप में जाना जाने लगता है। सो बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि रूस के सस्पेंशन के बाद ये फिर से G7 बन गया। अब हम आते हैं ज़रा न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ में चर्चा में क्यों आया। अभी हाल ही में इसकी समिट थी जिसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन किया, क्योंकि 2020 में इस पूरे संगठन, इस पूरे ग्रुप की मेज़बानी अमेरिका कर रहा था। लेकिन इस महामारी से, इस दौर में ट्रंप ने कहा कि वो इसके समिट को, शिखर सम्मेलन को दरअसल पोस्टपोन कर रहे हैं, जो शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। उसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिया, कुछ सुझाव दिया, जिससे पूरे विश्व में एक खलबली सी मच गई और इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन गया। ट्रंप ने कहा कि G7 इज नाउ आउटडेटेड। मतलब ये क्या है? अभी अप्रासंगिक है या इररिलेवेंट है, आउटडेटेड है, बहुत पुराना संगठन है, जिनमें जो देश आप देखें, अगर आप देखें इन देशों को जब शामिल किया गया, जैसे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली है, ये अपने दौर में अग्रणी थे, किंतु क्या आज ये अग्रणी है? क्या इन देशों के माध्यम से विश्व का विकास हो सकता है? क्या इटली, जापान या अन्य देश, कनाडा, आज बाकी देशों की तुलना में उतने ही आगे हैं जितने पहले थे? क्या दक्षिण कोरिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना जैसे देशों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स किया जाना चाहिए। वर्ल्ड के ऑर्डर में परिवर्तन होते हैं, देशों की शक्तियों में परिवर्तन होते हैं, देशों की आर्थिक सामाजिक कंडीशंस में परिवर्तन होते हैं। तो जब देशों की शक्तियां बदलती हैं तो संस्थाओं को भी अपनी मेंबरशिप को अपडेट, अमेंड करने की आवश्यकता, वरना वो संस्थाएं आउटडेटेड हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यूएन सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो बार बार ये मांग होती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 देश हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया, 5 देशों की मेंबरशिप से बना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट। इसको भी अमेंड करने की बात करते हैं ताकि उन देशों को शामिल कर सकें जो आज विश्व की शांति या विश्व की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। तो वैसे ही G7 जब बना तब 7 कंट्रीज थी। तो आज के विश्व में इस G7 की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इसमें अपडेशंस होनी ज़रूरी हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 आउटडेटेड है, इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए और या तो इसे G10 बनाया जाए या फिर G11 बनाया जाए। अगर G10 बनेगा तो 3 और देश ऐड होंगे और अगर 4 ऐड करेंगे तो G11 बनेगा। तो ज़रा बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका G7 को एक्सपैंड करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है और इन 7 देशों के अतिरिक्त अमेरिका ने कहा कि वो भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इसमें ऐड करना चाहते हैं। हालांकि रूस को शामिल करने की बात वो पहले कर चुके हैं, इसीलिए G10 या G11 दोनों की बातें बिल्कुल रूप से सत्य हैं। पहले भी उन्होंने रूस को दोबारा से G7 में शामिल करने की बात की थी और अब उन्होंने भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात की है। यदि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत के साथ साथ रशिया को भी ज्वाइन कर लिया जाता है तो ये बेसिकली G11 बनेगा, अन्यथा G10 के रूप में भी काम कर सकेगा यदि ये देश शामिल होते हैं तो। अब क्वेश्चन ये उठता है जिस पे हम हमारा जो क्वेश्चन है कि ट्रंप के इस वक्तव्य का क्या रीज़न है, क्या कारण है। और हमने जो अभी तक डिस्कशन किया इससे पहले के वीडियोस में IR का, वर्ल्ड के ऑर्डर का, उससे आपको इसका उत्तर मिलेगा कि G7 के साथ साथ या G7 के 7 देशों के साथ साथ भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रूस को शामिल करने के पीछे काफ़ी भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं जिस पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। उस विचार के तहत ही उन्होंने ये सुझाव दिया है। तो हम ज़रा बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, भारत वर्तमान में एक उभरता हुआ आर्थिक और शक्तिशाली देश है। हमारे पास एक मजबूत सेना है, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की ठंडी है। उस दृष्टिकोण से भी भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, एक अच्छी डिमांड है
और भारत लगातार प्रगति कर रहा है। इस दृष्टिकोण से भी भारत का G7 में होने से वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का निर्माण करना और बेहतर हो जाएगा और प्रासंगिक हो जाएगा। इसके अलावा भारत एक अच्छी सैन्य शक्ति है और भारत के आने से इन देशों की शक्तियां बढ़ेगी। यूरोप, अमेरिका जैसे देशों को बल मिलेगा जो किसी अन्य थ्रेट, जिसको आप चीन समझ सकते हैं, उससे निपटने में इन देशों की मदद करेगा। और वैसे भी चीन के पड़ोस में भारत है और एशिया में यदि कोई देश इस समय चीन को बैलेंस कर सकता है तो वो है इंडिया। तो इंडिया के साथ अमेरिका खड़ा होना चाहता है, अमेरिका दिखाना चाहता है कि वो भारत के साथ खड़ा है और मिलकर हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने बहुत बार भारत को सपोर्ट करने की बात की है। भारत चीन के विवाद में इंटरफेयर करके मध्यस्थता करने की बात की है और अनेक मुद्दों पर, ट्रेड पर भारत को सपोर्ट किया है। उसी क्रम में ये सपोर्ट है कि वो भारत को G7 की मेंबरशिप देकर एक अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि चीन एक बड़ी समस्या है और वर्ल्ड में ऐसा होता है जब कोई देश बहुत शक्तिशाली बनता है तो बाकी देश मिलकर उसकी शक्तियों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। वो इसलिए कि यदि वो बैलेंस नहीं करेंगे तो विश्व के शक्तियों को, विश्व के सुरक्षा को, विश्व की शांति को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों को उस देश से खतरा हो सकता है। चीन की बढ़ती शक्तियाँ एक खतरा पैदा करती हैं कि वो किसी और देश में उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर बैठता है, वो समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है, वो पूरे विश्व में मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए देश एकजुट होते हैं, जिसमें अमेरिका ने चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देखा है और सारा का सारा जो पूरा इंस्टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसी दृष्टिकोण से लिया जा रहा है। इसके अलावा चीन को संतुलित करने के अलावा और भी कारण हैं जिन कारणों से ऐसा हो रहा है। भारत या बाकी देशों को आमंत्रण दिया गया है। आप ज़रा देखें, जैसा मैंने कहा कि यदि चीन की शक्तियों को, पॉपुलेशन को, डिमांड को, मिलिट्री को कोई बैलेंस कर पाएगा कुछ हद तक, तो एशिया में वो इंडिया है। अमेरिका के अलावा वो भारत ही है जो चीन को बैलेंस कर पाएगा। दूसरा, दक्षिण कोरिया इस समय एक आर्थिक रूप से उभरता हुआ सुपर पावर है, एक मजबूत देश है, एक स्टेबल देश है और यूएस का मुख्य अलाई मित्र भी है। इसके साथ ही साथ एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यूएस का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मित्र है और उस क्षेत्र में उत्तरी कोरिया और चीन से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया एक इम्पॉर्टेंट अलाई बन सकता है। अमेरिका ने न केवल G7 में इसकी एंट्री की बात की है, बल्कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के मिसाइल से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया में थर्ड मिसाइल सिस्टम को भी इंस्टॉल किया है, जिसका विरोध चीन ने पहले भी किया था। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में लगातार सैन्य सहयोग देखा जा रहा है। उसी क्रम में G7 में एंट्री होगी उसकी, तो अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर आर्थिक, सैन्य, अन्य क्षेत्रों पर सहयोग कर सकेंगे। दक्षिण कोरिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो दक्षिण कोरिया है एशिया पैसिफिक में और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के बढ़ते कदम से थोड़ा सा चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मांग की है कि कोविड महामारी के कारणों की निष्पक्ष जांच हो और सभी देशों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भागीदारी हो और जिसने ये फैलाया है, जिसने इसको नहीं रोका, उसकी जवाबदेही तय की जाए। और ये स्पष्ट रूप से चीन के प्रति एक आरोप है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन का बढ़ता विवाद अमेरिका के लिए चुनौती है, अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एशिया पैसिफिक में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों से मिलकर एक मजबूत प्रेजेंस बना सकता है। हम बात करेंगे कभी अबाउट द क्वाड। क्वाड एक प्रस्तावित डिफेंस एग्रीमेंट है जो दरअसल एशिया पैसिफिक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित है। भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये मिलकर एशिया पैसिफिक में कलेक्टिव सिक्योरिटी का उद्देश्य रखते हैं और इसीलिए क्वाड नामक एक संगठन प्रस्तावित है। यदि ये देश G7 के साथ साथ G11 में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका G11 के मेंबर बन जाते हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आर्थिक सहयोग के साथ साथ एशिया पैसिफिक में
सुरक्षा शांति में भी इनकी भूमिका अहम रहने वाली है और एक कलेक्टिव ग्रुप बनेगा जो विश्व की अन्य चुनौतियों से लड़ने में शायद बेहतर सक्षम होगा। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका इसमें शामिल करवाना चाहता है ताकि मिलकर चीन से और बाकी चैलेंज से निपटा जा सके। तो यदि इंडिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया G7 ज्वाइन करते हैं तो वो बनेगा G10। और पहले भी रूस के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसका कहा था कि उसे भी शामिल किया जाए। तो यदि रूस ज्वाइन करता है तो ये बनेगा G11। रूस के साथ अमेरिका के टेंशन्स पुराने रहे हैं, किंतु आज की डेट में जो नए टेंशन्स हैं वो अमेरिका और चाइना के बीच में हैं। रूस मिलिट्री सुपर पावर है, बट आर्थिक रूप से वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि बाकी देश हैं। चीन इस समय रूस से अधिक बड़ा खतरा अमेरिका के लिए है और रूस चीन से बॉर्डर भी शेयर करता है। तो यदि अमेरिका और रूस मिल जाते हैं, सहयोग करते हैं, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं और चीन को बैलेंस कर सकते हैं। बिना रूस के एशिया में अमेरिकी प्रेजेंस को मजबूत किया जाना लगभग असंभव है। और इसीलिए रूस की बात डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी करते आए हैं। और आप देखेंगे कि इस समय रूस अमेरिका के बीच तनाव उतना गहरा नहीं है, जैसा मैंने कहा, जितना अमेरिका और चीन के बीच में है। इन सभी कारणों से डोनाल्ड ट्रंप G7 का विस्तार कर G11 की मांग करते हैं। और G10 भी होता है तो भी एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें वो देश आएंगे, यूरोप के देश आएंगे जो अग्रणी हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, और एशिया के देश आएंगे, एशिया पैसिफिक के देश आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत। तो वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसीज़, औद्योगिक पॉलिसीज़ में एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा जो शायद विश्व को एक अच्छी और नई दिशा देगा। वो भी तब जब इस समय वर्ल्ड इस महामारी के आर्थिक मार से जूझ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत का स्टैंड इसमें क्या होना चाहिए। क्या अमेरिका कोई गेम खेल रहा है? क्या हम उस गेम के शिकार होने के कगार पे हैं? क्या अमेरिका इस प्रकार के कमेंट से, इस प्रकार के आमंत्रण से भारत चीन के बीच में तनाव पैदा करके एशिया पर अपना कब्जा या एशिया पर अपनी साख मजबूत करना चाहता है? तो जरा हम देखते हैं कि क्या इंडिया को इस यूएसए के गेम का पार्ट बनना चाहिए या भारत की क्या स्ट्रेटजी हो जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो मुद्दा दरअसल ये है कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि चीन और हमारे मतभेद हैं, किंतु नेबर्स जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ हमारी विदेश नीति का एक अलग दर्जा होता है। हम अपने बॉर्डर की टेंशन्स को लेकर तुरंत झगड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि उससे हमारे संबंध और ख़राब हो सकते हैं, चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। एशिया के हित में भारत, चीन, रशिया और दक्षिण कोरिया का हित छुपा है, किंतु एशिया के हित में यूएस का हित नहीं छुपा। यूएस के सारे आमंत्रण के पीछे दरअसल यूएस का अपना हित छुपा है कि वो वर्ल्ड में चीन की शक्तियों को बैलेंस करने का प्रयास करता है। क्या चीन की शक्तियों को बैलेंस करने के लिए भारत को अमेरिका की ही मदद चाहिए? क्या चीन की शक्तियों को बैलेंस करने के लिए भारत अपने आप को मजबूत नहीं कर सकता? क्या भारत रशिया से, दक्षिण कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से अपने स्तर पर बात नहीं कर सकता? और यदि भारत अमेरिका से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, सैन्य कॉपरेशन करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि शायद भारत चीन के बीच मतभेद, तनाव, अविश्वास बढ़ेगा और चीन को ऐसा लगेगा कि चीन को ही बैलेंस करने के लिए भारत ने ये प्रयास किए हैं। इस समय भारत को इस आमंत्रण को गंभीरता से लेना पड़ेगा और किसी भी कदम को उठाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हम किसी अमेरिकी गेम का शिकार तो नहीं हो रहे। हमारे लिए अमेरिका इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका मित्र देश है, हमारा अलाय है, किंतु चीन हमारा दुश्मन हम नहीं कह सकते। हमारे टेंशन्स हैं, किंतु हमारे हित आपस में जुड़े हैं। हमारी नदियाँ शेयर होती हैं, हमारा ट्रेड शेयर होता है, हमारी सीमाएं शेयर होती हैं। इस क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद से निपटने के लिए हमारी भूमिका अहम है, वो भी तब जब अमेरिका तालिबान से या अफगानिस्तान से निकल रहा है। इन सब को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हम चीन से या चीन को संतुलित करने के दृष्टिकोण से ही सारा काम नहीं कर सकते। हमें अपने हित के साथ साथ क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा। अब ज़रा देखें आप, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि भारत और चीन पड़ोसी देश हैं और हम काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं और चाइना एक थ्रेट तो है, बट अमेरिका कोई विश्वसनीय पार्टनर के रूप में देखा नहीं जा सकता।
हम जब विस्तार से भारत अमेरिका की बात समझेंगे तो देखेंगे कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी नेशन। कैसे उस अपने हित के कारण, अपने हितों से मोल्ड होकर वो निर्णय करते हैं जिसमें शायद भारत का हित भी हो सकता है। और हमने देखा है कि किस प्रकार से उसने पाकिस्तान की सहायता की है और किस प्रकार से भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान को चैरिटी या हेल्प करता रहता है। तो इस स्थिति में भारत किसी भी कंट्री पर टोटली ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकता और इसीलिए हमें चीन भी चाहिए और हमें अमेरिका भी चाहिए। भारत को देखना ये होगा कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें, किंतु उस ग्रुप के कारण हमारे अपने संबंध हमारे पड़ोसियों के साथ खराब ना हो, तनाव और ना बढ़े, जिससे हमारी आर्थिक प्रगति रुक जाए। वो इसलिए कि अगर देश बहुत ज़्यादा सैन्य कार्यवाहियों में, झगड़ों में, डिस्प्यूट्स में एंगेज होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे होगा। बजट का काफ़ी सारा पैसा वहाँ भी खर्च होगा, निवेशक हतोत्साहित होंगे, मार्केट गिरेंगे और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। निष्कर्ष ये होगा कि भारत इस समय किसी भी प्रकार की गुटबाजी से बचे। भारत का पूर्ण फोकस अपनी और अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी सीमा के ऊपर होना चाहिए। G11 को ज्वाइन करके हमें देखना होगा कि हम किन चीज़ों पे इम्पैक्ट कर पाएंगे, हम क्या लाभ ले पाएंगे। भारत क्या G11 का पार्ट बनकर अपने हितों को साध पाएगा? क्या हम ट्रेड बढ़ा पाएंगे? क्या सुरक्षा बढ़ा पाएंगे? यदि ऐसा होता है तो शायद हम G11 पर विचार कर सकते हैं, किंतु केवल ये उद्देश्य कि हमें चीन को बैलेंस करना है, उस उद्देश्य से ये ग्रुपिंग को किया जाना उतना तर्कसंगत माना नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी ये जो आमंत्रण दिया गया है, भारत सरकार, राजदूत अलग अलग विचार करेंगे, एक्सपर्ट्स देखेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, ये मुद्दा क्या है और किस प्रकार से भारत को इस प्रकार के दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर निकलने की आवश्यकता है, तभी हम लॉन्ग टर्म अच्छी डिप्लोमेसी कर पाएंगे। यहाँ तक ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आज के लिए हम यहाँ पे विराम लेते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। हम कल एक नए वीडियो को लेके आएंगे और उस पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।